दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कांग्रेस में नरम और गरम दल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या फिर जमींदारी एसोसिएशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन डी। दोस्तों, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। ये पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। तो सही उत्तर है भारत में 1838 में जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी देखिए आपका सही उत्तर है। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त या सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी। दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 या 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो ये संस्था थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों याद रखिएगा। देखिए 1886 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एम.वी. राघव चेरियार या एस.एन. बनर्जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो आप सभी साथी जानते हैं, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो सही उत्तर द पूना सार्वजनिक सभा। दोस्तों याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी आदि के द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया और 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी।
याद रखिएगा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राममोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राममोहन राय ने दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है, देखिए, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एक से अधिक। यहाँ पर ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी अभी आपने सुना भी है, हमने बताया कि 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? आपको बताना है। तो सही उत्तर राजा शिव प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर राधाकांत देव। दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। इन संस्थाओं के स्थापना का सही क्रम बताइए। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये 1836 में स्थापित हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में 1843 में की गई और इंडियन लीग 1875 यानी 1875 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर इनकी स्थापना का सही वर्ष जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। आप जानते हैं दोस्तों कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक या सिविल सर्वेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम एक असैनिक सिविल सेवक या भारतीय सिविल सेवा के पूर्व अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि 1885 में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आप जानते हैं 72। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और स्थल था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो आप जान लीजिए ए.ओ. ह्यूम।
ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी या महासचिव थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड डफरिन। दोस्तों याद रखिएगा कि लॉर्ड डफरिन जो है इसका कार्यकाल 1884 से 1888 था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ये भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनरलों में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? तो उत्तर है लॉर्ड डफरिन ने। दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है ये 1886 यानी 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ्फार खां या सर सैयद अहमद खान? तो सही उत्तर सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। दोस्तों सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं संबद्ध रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वो कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया, लेकिन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अगला प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो सही उत्तर लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा लाला लाजपत राय दोस्तों 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर प्रथम महिला नहीं पूछा गया है, प्रथम भारतीय महिला, तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू थी। दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में आप जान लीजिए, कलकत्ता अधिवेशन तो 1917 में हुआ था। इसमें महिला पहली बार एक महिला एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन 1925 में भारतीय महिला अगर जो पूछेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। वर्ष 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा बनी थी, जबकि एनी बेसेंट जो है कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो सही उत्तर किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो सही उत्तर आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप जानते हैं श्रीमती मिस एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट जो थी ये अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ये लखनऊ अधिवेशन 1916 था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये था नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से ये मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर है बेलगांव अधिवेशन 1924। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो सही उत्तर लखनऊ अधिवेशन। ये वर्ष 1936 का लखनऊ अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। अगला प्रश्न है, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1888 है और 1923 के दिल्ली अधिवेशन में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? तो उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। कब से कब तक? 1940 से 46 तक। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जे.वी. कृपलानी। ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया और वो आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। दोस्तों आप जान लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन सबसे पहले दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो सही उत्तर अमृतसर अधिवेशन 1919। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया और उनकी मृत्यु 1920 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कथन किसका है? तो ये लाला लाजपत राय का कथन है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था।
अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो सही उत्तर ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मत से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना और ये निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो जो शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में नहीं था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 33। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसमें कुल 33 जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे इसमें इन्होंने भाग लिया था। और आप जान लीजिए कि कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे, दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे सम्मेलन में 221 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर 2 कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो केवल और केवल बी आपका सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं बल्कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन 1925 की। अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता की थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 4, 3, 1, 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद आइए कांग्रेस में नरम दल और गरम दल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? तो सही उत्तर स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद भी हुआ और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो सही उत्तर अधिकतम नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो सही उत्तर दादा भाई नौरोजी ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे और ये स्वभाव से मृदु और न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना करने की नीति अंततोगत्वा कब समाप्त हो गई थी? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ऑप्शन बी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना करने की नीति समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो उत्तर है 1906 के बाद। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा था। गरम दल का प्रमुख नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष ये गरम दल से संबंधित थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये नरम दल के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर ये हो जाएगा आपका कि लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे संबंधित जो संस्थाएं थी, जो संगठन थे, उनसे रिलेटेड प्रश्नों का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या मदन मोहन मालवीय? तो सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों आप जान लीजिए कि कांग्रेस की जो प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में लाल बालपाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। मध्य मार्गी न होकर वो उग्र नीतियों के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर अरविंद घोष। दोस्तों बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इसमें अन्य प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो सही उत्तर वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तिलक, राणा डे, बिपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष ने? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में जो है गणपति पर्व और शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही फैक्चुअल है, आप जान लीजिए। शौकत अली ने, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु होने के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के गरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति कैसी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर राजा वामबद्ध आंदोलन। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की मुख्य पद्धति जो है नरम दल पूछा गया है, तो गरम दल नहीं, राजा वामबद्ध आंदोलन या कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अगला प्रश्न है, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो कौन थे? तो ये कथन लाला लाजपत राय से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? तो सही उत्तर है वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं और इन सभी घटनाओं के कारण बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की और संस्कृत के एक विद्वान के रूप में उन्होंने कहा कि तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो सही उत्तर ये मैक्स मूलर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? ऑप्शन है उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो सही उत्तर है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। दोस्तों, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। तो इसी कारण से हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति से भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस में नरम दल और गरम दल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।